इस साल उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय में बर्फ नहीं गिरी। यह सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है भारत के पानी का भविष्य खतरे में है। अगर हिमालय सूखा तो गंगा, यमुना और कई अन्य नदियां सूखेंगी और कई शहर डूबेंगे। ये चेतावनी है उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय की। पेश है किशोर उपाध्याय से मेरी सीधी बातचीत। जहाँ मेरा गांव है पाली, जब मैं छोटा था तो लगभग 8-10 फुट वहाँ बर्फ गिरती थी। आज उससे 10 किलोमीटर ऊपर तक कहीं बर्फ का नामो निशान नहीं है। और इस बार तो बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। नहीं तो जो जिस तरह का सूखा पड़ गया और एक बूंद जो है कहीं बर्फ नहीं गिरी है, तो ये भविष्य के लिए, ये हमारे लिए कम चिंता का विषय है। मुझे ये लगता है कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। नहीं तो पानी की कमी हो जाएगी और बिना पानी के आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हमारे विशेष मेहमान हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से श्री किशोर उपाध्याय। श्री किशोर उपाध्याय पूर्व मंत्री हैं, राजनीतिक नेता हैं। उसके साथ साथ वो पर्यावरण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि हिमालय की चोटियों पर इस वर्ष बर्फ बहुत कम गिरी है। इसके अलावा भी जो हिमालय क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे किशोर जी से। किशोर जी, आपने चिंता प्रकट की कि इस बार हिमालय क्षेत्र में बर्फ कम गिर रही है। तो क्या है, क्या खबरें हैं आपके पास, क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट और क्या लोगों ने आपको बताया? जी, नमस्कार त्रिपाठी जी। मैं आपको बहुत धन्यवाद भी करता हूँ अंतर्मन से कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है इस समय, आज ये देखिए कि आज 17 तारीख जनवरी की हो गई है और जहाँ मेरा गांव है पाली, जब मैं छोटा था तो लगभग 8-10 फुट वहाँ बर्फ गिरती थी। आज उससे 10 किलोमीटर ऊपर तक कहीं बर्फ का नामो निशान नहीं है। और इस बार तो बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। नहीं तो जो जिस तरह का सूखा पड़ गया और एक बूंद जो है कहीं बर्फ नहीं गिरी है, तो ये भविष्य के लिए, ये हमारे लिए कम चिंता का विषय है। मुझे ये लगता है कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। नहीं तो पानी की कमी हो जाएगी और बिना पानी के आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। इसका जी, जो ये सबसे तो आपने सही कहा कि हिमालय हमारे लिए, भारत के लिए भी और जो देश है जिनसे उसका क्षेत्र जुड़ा है, नदियां निकलती हैं और पानी का बहुत बड़ा भंडार है। पानी के अलावा मैंने पढ़ा कि वहाँ बहुत सारी जो औषधीय जड़ी बूटियां भी हैं जो उस पर निर्भर करती हैं बर्फ पे, तो उन पर भी असर पड़ेगा। तो सब पर असर पड़ रहा है त्रिपाठी जी। जैसे अब देखिए, हनुमान जी अगर यहाँ से संजीवनी लेकर के नहीं जाते तो लक्ष्मण भी जीवित नहीं होते, ना तो भगवान राम भी नहीं होते। उन्होंने जी। कहा था कि अगर लक्ष्मण जीवित नहीं रहते हैं तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। तो वो तो हम्म। असंख्य जड़ी बूटियों का भंडार है और वो धीरे धीरे करके यहाँ का जो फ्लोरा फोना है वो सब समाप्त होता जा रहा है। उससे बड़ा सवाल ये है कि जो 73% जो भारत है हम्म। उसकी पानी की पूर्ति जो है वो उत्तराखंड करता है। और सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक अगर आप जाएंगे जी तो ये जी। तो सारी सारी सिंधु सभ्यता से लेकर के गंगा घाटी की सभ्यता और यहाँ तक की जो नाइल की सभ्यता है वो सब खतरे में पड़नी जा रही हैं। और हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा पहला सवाल किया कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है जी जी। हिमालय हाँ। पर जो है। ये देखिए कि जो सबसे बड़ा असर है, जैसे हम देहरादून में, अब देहरादून का AQI और दिल्ली का AQI लगभग बराबर हो गया है। तो इसके जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो सीधे हिट कर रहे हैं जो है हिमालय की स्नो लाइन को, और वो धीरे धीरे करके पीछे खिसकती जा रही है। आज के दिन स्थिति ये है कि जो हमारा गोमुख ग्लेशियर है जहाँ से माँ गंगा निकलती है, वो 27 किलोमीटर पीछे चला गया।
और धीरे धीरे 70 से 90 मीटर वो पीछे खिसकता जा रहा है। उसी तरह से जो है जो बर्फ का घनत्व है हिमालय पे वो 1/3 कम हो गया है। और यहाँ तक कि जो सबसे ऊंची सागरमाथा एवरेस्ट जिसको कहते हैं वो लगभग 150 मीटर हर साल उसका घनत्व कम होता जा रहा है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 2050 में संभवतः है, भगवान करे ऐसा ना हो, माँ गंगा से प्रार्थना है कि गंगा में एक बूंद जल नहीं रहेगा और हिमालय पर एक बूंद बर्फ नहीं रहेगी, तो तब की स्थिति क्या होगी, मैं उसके लिए चिंतित हूँ। और हम 87 से ये सब कर रहे हैं, 90-91 में तो आप 87 से ये सब कर रहे हैं। हम भी गंगा प्रदूषण का, इसके साथ साथ हिमालय में ग्लेशियर्स के पीछे जाने का मुद्दा उठाते रहे हैं। और हम गोमुख तक हमने स्वयं यात्रा की है, गंगोत्री से गोमुख तक पैदल जाके और घोड़ों से। तो हमने देखा है कि वहाँ किस तरह से पीछे जा रहे हैं ग्लेशियर, और किस तरह से पेड़ों की कटान हुई है, और पहाड़ जो है वो जंगल के विहीन होते चले जा रहे हैं, और तमाम और एक्टिविटीज हो रही वहाँ। तो ये अचानक नहीं हुआ है। तो इसके कारण आप थोड़ा सा गिनाना चाहेंगे मोटे मोटे, जो लोगों की समझ में आए कि किन गतिविधियों की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सीधे हिट कर रही है। और हम क्योंकि सुविधा भोगी हो गए हैं, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो जंगल काट दिए, यहाँ के नहीं, लोग ये समझते हैं कि जैसे सारी जिम्मेदारी जो हिमालय मध्य हिमालय वाले लोग हैं उनके ऊपर है सारी जिम्मेदारी। अरे भाई, हमें नहीं चाहिए हिमालय और न गंगा चाहिए, उसका लाभ हमें तो नहीं होता ना। अब गोमती भी जो है जहां से निकलती है वहां के लोगों को थोड़ी लाभ होता है, लखनऊ से लेकर के और सारे उसको लाभ होता है। तो हमको पहले मानसिकता बदलनी पड़ेगी, जी। मानसिकता ये बदलनी पड़ेगी। मैं आज वाडिया इंस्टीट्यूट के, जो कि हिमालयन स्टडीज का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, उनके डायरेक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था। तो जी उन्होंने जी कहा जी कि किस उपाध्याय, ये तुम गलत वो चला रहे हो, सेव हिमालय सेव गंजेज वाला। ये नहीं, तुम ये चलाओ कि अपने को बचाओ। हिमालय थोड़ी कह रहा है हमको बचाओ, माँ गंगा भी नहीं कह रही है हमको बचाओ। उसकी जरूरत हमें है, तो हमको अपने को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से हमको जो है उस पर विचार करना चाहिए। अब आप जी जी सोचिए, जी अगर हिमालय पर बर्फ नहीं रहेगी और गंगा में पानी नहीं रहेगा, और उसका जो फॉल आउट्स हैं, जो असर पड़ेंगे, वो बता रहे थे कि सबसे पहले सिंगापुर डूब जाएगा। 2040 में कह रहे हैं कि मुंबई जो है 2/3 डूब जाएगा। तो अपने हम्म। को बचाने के लिए हम इसको त्रिपाठी जी एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को नहीं, बता नहीं। क्या क्या ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट का मॉडल और मानदंड है, जिस तरह से हम, आपने जिक्र किया कि कार्बन के वहाँ बढ़ रहा है, जिस तरह से मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिस तरह से हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, और जिस तरह से जो हमारी लाइफ स्टाइल है और हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, हमारी माने दुनिया की, क्योंकि आकाश तो एक है, जी। कोई एक बटा हुआ नहीं है, भले राजनीतिक भौगोलिक सीमा हो। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि जो ये डेवलपमेंट का मॉडल है, ये बहुत कुछ जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, ऐसा है त्रिपाठी जी, परसों हम लोग दिल्ली में थे, पिछले हफ्ते। उसमें मुरली मनोहर जोशी जी भी थे, करण सिंह जी भी थे, सब लोग थे। जी ये जो हैबिटेट सेंटर है उसमें एक विमर्श रखा हुआ था इन लोगों ने, मैं भी था उसमें। जी। तो उसमें सबने कहा वहाँ पेड़ नहीं कटने चाहिए, वहाँ सड़क नहीं बननी चाहिए, वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। ये मैंने कहा भाई, मेरी विनम्र प्रार्थना ये है कि जहाँ पर ये हैबिटेट सेंटर है, जब हम 81 82 में यहाँ आते थे तो कितना बढ़िया अर्जुन के पेड़ों का जंगल था। जो वहाँ का सबसे बौद्धिक सेंटर है, IIC, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैंने कहा जी। यहाँ 62-65 से पहले तो बहुत बढ़िया जंगल रहा होगा। अब ये हम्म। आप अपने आप तो सारा समाप्त कर दो भाई। राष्ट्रपति भवन भी जहाँ बना है, उससे आगे नोएडा है, फिर जो है आप रेगिस्तान तक चले जाइए जहाँ से गर्म हवाएं आती थी। जी पहले ये था कि जंगल था तराई में, दिल्ली से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, अलवर से लेकर के, मेरठ से लेकर के, देहरादून से लेकर के, और सारे में
चौड़ी पत्ती के जंगल थे, तो जो गर्म हवाएं आती थी वो इनसे जो है धीरे धीरे ठंडी होकर के तब हिमालय पर आती थी। हमने जी, वो सारे और नष्ट कर तमाम दिए। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उसका भी सारा जो डस्ट है, पार्टिकल्स है, धुआं है, सब कुछ तो अब सीधे जा रहा है, क्योंकि जो जंगलों का बैरियर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बारिश भी कम होती जा रही। तो इसके क्या भयावह परिणाम होंगे? आपके तो तमाम इंटरेक्शन होता रहता है साइंटिस्ट के साथ भी और लोगों के साथ भी। आगे क्या फोर्सी कर रहे हैं? क्या इसका देश को और दुनिया को क्या इसको दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे? मैंने इसमें देखिए 2-3 लोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक तो मेरे विचार से एक इसको ग्लोबल एक हमको विचार बनाना पड़ेगा, यूनाइटेड नेशन से लेकर के। और दूसरा जो संघ है, संघ का बड़ा भारी एक वो है संगठन है। और दूसरा अगर प्रधानमंत्री या सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी और सरसंघ संचालक जी को भी मैंने पत्र लिखा है कि नहीं तो अगर अगली पीढ़ी के लिए अगर हम एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो जी। हम इसको पहले एम्प्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हम कितने बड़े खतरे में जो है वो फंसने जा रहे हैं। तो उसमें हिमालय पर उतना ध्यान देने की जरूरत तो है, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान उन क्षेत्रों पर देने की जरूरत है कि अगर उनको ठीक नहीं किया गया, दिल्ली को ठीक नहीं किया गया, देहरादून को ठीक नहीं किया गया। आज के दिन स्थिति यह है कि देहरादून सबसे अच्छा शहर माना जाता था रहने के लिए। आज जी यहाँ का AQI और दिल्ली के AQI में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हो जी गए जी, हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी, उसी तरह से टेम्परेचर भी बढ़ गया। यहाँ जो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाता था, आज 41-42 डिग्री तक चला जा रहा है। तो वो सीधे सीधे आपकी हिमलाइन को हिट कर रहा है और वो पीछे खिसकती जा रही है। और अगर जो मैंने पहले बताया, अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है, हिमालय जो बैंक है, वाटर बैंक है हमारा, अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर ये समझिए कि हम तो है ही खत्म, दुनिया भी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है। दुनिया के जो खत्म होने का ये खतरा है, तो सोसाइटी के लेवल पे और सरकारों के लेवल पे क्या हो सकता है? 1 2 3 आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो जो बात है, हमको सबसे पहले ये करना चाहिए कि इस मुद्दे को एम्प्लीफाई करें, इसको प्रचारित और प्रसारित करें। लोगों के जी अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो वो देखते हैं कि गंगा में बहुत सा पानी है, तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं। उनको सबसे पहले ये बताने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे इस तरह के खतरे में फंसने जा रहे हैं, पानी नहीं रहेगा। और हमारा क्या है त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जिंदा रहने के लिए जो तत्व हैं उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। अगर यहाँ जहाँ मैं कमरे में बैठा हूँ 2-3 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी तो जिंदा नहीं रह सकता हूँ, तो उस पर कोई फोकस नहीं है। फिर पानी पर कोई फोकस नहीं है कि 3 दिन तक अगर हमारी बॉडी में पानी ना गए तो कोई भी वाइटल ऑर्गन फेल हो जाएगा, उस पर कोई फोकस नहीं है। और फिर अन्न, बिना पानी के अन्न भी पैदा नहीं हो सकता है। तो 90 दिन तक मैक्सिमम जो है आदमी जिंदा रहा है बिना भोजन किए हुए। तो इन तीनों पर तो कोई फोकस नहीं है। अपना फोकस है बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी चीजें। और उसके बाद आप पूरे हिंदुस्तान में ये देखिए कि कोई अस्पताल ऐसा, कहते हैं ना कि आदमी की माया और पेड़ की छाया तभी तक है जब तक वो खड़ा है। तो कोई अस्पताल ऐसा बता दीजिए, कोई बीमार हो जाए और इस भाव से वहां जाए कि मेरा इलाज ठीक हो जाएगा और मुझे लूटा नहीं जाएगा। नहीं तो नहीं, तो ये अस्पताल भी अब लूट के शोषण के अड्डे हो गए। आप देख रहे हैं। तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो क्या करेगा? तो इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है जो शासन है, प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है। तो नहीं, आपने सबसे एक बहुत सही पॉइंट कहा कि जहां तक मेरा अनुभव है, पिछले 40-50 सालों में पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, और जो हमारी हवा है, जमीन है, पानी है, आकाश है, इन सब पे जो खतरा प्रदूषण से हो रहा है उसके बारे में काफी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, बोला जा रहा है। लेकिन जो सरकारों का और बिजनेस हाउसेस का बड़ा गठजोड़ है, उसकी वजह से उस पे असर नहीं हो रहा, और वो जैसा चाहे मनमाना जो है वो कर रहे हैं, विनाश हो रहा है उससे। तो ये जो गवर्नमेंट और बिजनेस हाउसेस का नेक्सस है, इसको कैसे खत्म किया जाए? गवर्नमेंट ये को वही कैसे मैं रोका जाए?
क्योंकि हमारे सारे प्राकृतिक संसाधनों को एक तरह से समाज के बजाय गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और गवर्नमेंट उनको दे रही है और गवर्नमेंट के सांठ गांठ से बड़े बड़े जंगल भी कट रहे हैं, बड़े बड़े नदियों को तबाह किया जा रहा है, बांध बना, सब कुछ हो रहा है। तो इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए? नहीं, उसमें मैं एक बात कहूंगा, एक कहावत है कि हल्के अनहलक को नकाराए खुदा समझो, कि जो आम आदमी कहता है ना, वही ऊपर ईश्वर की आवाज होती है। तो अगर जनता जागरूक हो जाए, मान लीजिए देहरादून के लोग जागरूक हो जाएं, और ये आपको जान करके आश्चर्य होगा कि महाभारत जो हुआ उसकी भूमिका यही बनी थी देहरादून में। जी जी जी। कौरव और पांडव यही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, यही वो भीम को मारने की कोशिश की गई, तो यही से शुरुआत हुई। तो अगर मान लीजिए देहरादून के सारे लोग, जो यहाँ की जनसंख्या इकट्ठी हो जाए, एक दिन बाहर निकल आई सड़क पे, हमसे पूछे, मैं भी विधायक हूँ, मंत्री रहा, सरकार से पूछे कि भाई मुझे हमें एक चीज बताओ, हमें जिंदा रखने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो और हमें क्या सहयोग चाहिए। तो जनता अगर सहयोगी की भूमिका में आ जाएगी, तब चाहे यहाँ की हो, तब चाहे किसी भी देश की हो, तो मेरे विचार से ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो मैं कह रहा हूँ, समाधान आपका यही कहना है कि जनता के जागरूक होने और संगठित होने के सड़क पे आने से होगा। तो गांधी जी का यही रास्ता था, गांधी जी ने जनता को जागरूक किया, लोगों को ले आए सड़क पे, सत्याग्रह किया, दांडी मार्च निकाला, तो अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। नहीं, दूसरा एक में और बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात और कहना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो वो हैं सरमाएदार हैं, जिनके पास पैसा है, अब उनको कैसे जो है ठीक किया जा सकता है। तो जैसे आप हैं, मैं हूँ, और लोग हैं, इस तरह के अगर 100 लोग इकट्ठे हो जाएं और जो सबसे बड़े सरमाएदार हैं उनके पास चलें कि प्रभु तुम्हें भी तो जिंदा रहना है, उसका असर उन पर भी तो होगा, वो नहीं तो उनको कहाँ से पानी भी कहाँ से मिलेगा, इंडस्ट्री चलानी है तो पानी कहाँ से मिलेगा अगर उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे। तो अगर एक कम से कम जो समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, मैं राजनीतिज्ञों की खाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें समाज सेवी हैं, उसमें आप जैसे बुद्धिजीवी हैं, वो अगर इकट्ठे होकर के उनसे बात करेंगे कि भैया हमारे लिए कुछ मत करो, तुम्हारे बच्चे हैं, इनको बचाने के लिए कुछ करो, इसलिए आपके पास आए हैं, और इसको ठीक करने का काम करो, तो मेरे ख्याल से उस विमर्श से बहुत कुछ निकल सकता है सकारात्मक, और निश्चित रूप से इन चीजों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये मैन मेड है। लोग जो खतरा है, ये मैन मेड क्राइसिस है। हाँ, मैन मेड क्राइसिस है, तो आदमी ही इसका जो है वो समाधान निकाल सकता है। और उसके लिए हमको एक वैश्विक वातावरण बनाना पड़ेगा, जैसे हिमालय है उसके मैंने कोशिश की थी 91-92 में, पूरा प्लानिंग कमीशन यहाँ लाया था, तब प्रणब मुखर्जी जी डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन। मैं गंगोत्री जा रहा था, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं जरा उधर जा, बोले मेरे लिए थोड़ा पूजा के लिए जल ले आना। मैंने कहा ये नहीं, वहां जल आपके लिए कहाँ से लाऊं। बोले तुम मेरे साथ मजाक बहुत करते हो। मैंने कहा अपने एडवाइजर को बुलाओ ना। बुलाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही नहीं, सारी नदियों पे बड़ा भारी संकट है। तो मैंने उस समय, कोई मॉड्यूल नहीं है त्रिपाठी जी, हिमालय के डेवलपमेंट का, मिडिल हिमालय के, लोअर हिमालय के, अपर हिमालय को छोड़ दीजिए, वहां तो बर्फ है, हमारे पास कोई मॉड्यूल ही नहीं है, किसी भी उसमें नहीं है राज्य में, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, भूटान के पास नहीं है, नेपाल के पास नहीं है, चीन भी इसका एक हिस्सा है, उसके पास नहीं है, ना पाकिस्तान के पास है। तो कोई मॉड्यूल ही नहीं हमारे पास कि इसको कैसे इसका विकास किया जाए, कैसे इसको बचा सके। मेरे ख्याल से उस पर विमर्श की और उस पर काम करने की आवश्यकता है। आपने कहा कि आपने प्रधानमंत्री जी को और संघ के प्रमुख को पत्र लिखा है, क्या पत्र लिखा आपने उनको? नहीं, मैंने उसमें 3-4 चीजें लिखी हैं। देखिए, हिमालय से ऊंचा कुछ नहीं है दुनिया में, हिमालय से बड़ा, और गंगा से पवित्र कुछ नहीं है। तो जो हिमालय है, अगर भारत उसमें इनिशिएटिव लेता है, तो मुझे जो आकलन है, जो मैंने कुछ वैज्ञानिकों से, कुछ जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, अगर उस पर हम काम करें तो एक तो रीजनल लीडरशिप आप अपने हाथ में ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपका जो 1 रुपया है वो $1 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता, वो जो है बड़ी जिसके शक्ति है। जब मैंने एक बार, अटल जी ने कहा ना, वो रिपोर्ट हमने बनाई थी कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा, तो उसमें नवलावाला साहब जो यूपीएससी के चेयरमैन रहे, वो भी उसमें थे, मैं था,
और एक AR कोहली साहब जिन्होंने मिजो अकॉर्ड करवाया था, हम 3 लोग थे, उसमें लिखा गया अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी से मिल करके। तो राष्ट्रपति जी ने, वो प्रधानमंत्री जी ने, अटल जी ने कहा कि अगला विश्व युद्ध पानी पर हो, सारे अखबारों में छपाओ। तो मैंने नवलावाला साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा साहब ये तो रिपोर्ट हमने बनाई थी भाई। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने PMO से लेकर के हर जगह काम किया है, हमसे टॉकिंग पॉइंट मांगे, उन्होंने बोल दिया। अब उन्होंने बड़ी बात, अच्छी बात कही, भाई तुमने गीता पढ़ी है क्या? मैंने कहा गीता कौन पढ़ सकता, उसका तो एक एक श्लोक, मैंने कहा जीवन निकल जाता है उसके, उसमें समझने में। बोले उसमें कौन बोलता है सबसे पहले? तो मैंने कहा भाई धृतराष्ट्र से लेकर के, तो बोले नहीं उसमें भगवानोवाच ये है ना, तो भगवान ने कहा इसलिए गीता का महत्व है। तो जिसमें शक्ति होगी, जिनके शब्दों में, जैसे प्रधानमंत्री के शब्दों में शक्ति है, तो इसलिए सब मुख्यमंत्री कह दें, वहीं योगी आदित्यनाथ जी कह दें, तो दूसरे दिन फ्रंट पेज स्टोरी करते हैं ना आप। तो कई जिसमें शक्ति है वही जो है इन कामों को कर सकता है, और इसीलिए लोग गीता को मानते हैं। तो मैंने उनमें 2-3 चीजें 8-9 पॉइंट लिखे हैं। एक तो ये है कि भारत को जो है, जो ओरिजिनल जो शक्तियां हैं उनके साथ सामंजस्य, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके ऊपर शासन करने का मौका मिलेगा। दूसरा जो है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब ये है कि भाई सिंगापुर डूब जाएगा तो मैं और आप तो कर भी सकते हैं वहां के प्रधानमंत्री से बात, मैं तो नहीं कर सकता। तो उनसे वो बात कर सकते हैं भाई हमारे लिए कुछ नीचे, अपने को बचाने के लिए उसका जापान पर भी असर आएगा। तो ये सारे देशों से बात करके उसका एक कुछ रास्ता निकाल सकते हैं कि भाई हिमालय को हमको कैसे बचाना है। उसमें आपको रिसोर्सेज की जरूरत होगी, आप रिसोर्सेज ले सकते हैं, और मान लीजिए पड़ोसी देश हैं उनको भी रिसोर्सेज की जरूरत है तो आप उनको दे सकते हैं, तो आपको रीजनल लीडरशिप मिल सकती है। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो भी आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो पर्यावरण को बचाने के काम आती है, तो आपको निःशुल्क मिल जाएगी। तो मेरे विचार से आप, और तीसरी बात, अगर इतना बड़ा काम किसी ने त्रिपाठी जी कर दिया, तो मेरे विचार से उसको तो दुनिया का जो भी बड़े से बड़े पुरस्कार हैं, नोबेल है, कोई भी है, वो सब भारत को मिल सकता है। और हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। भूटान ने एक शब्द कहा खाली कि वी आर कार्बन न्यूट्रल स्टेट, और वो उसको अंतरराष्ट्रीय वो मिल गया, जो है क्या कहते हैं, सम्मान मिल गया, लोगों ने उसको मानना शुरू कर दिया। तो भारत, अगर दो उससे फायदे हो सकते हैं, एक तो हिमालय से आपको ग्लोबल जो है एक बड़ा स्थान मिल सकता है पूरी दुनिया में, और गंगा से जो है जितने भी लोग, भाई हमारा भी तो यही है ना, एक ना एक दिन तो सबने छोड़ के जाना है, सबकी इच्छा है कि मुट्ठी भर अगर गंगा जी में चली गई तो सारे अच्छे बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। तो उस विचार में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो सब लोग इकट्ठे होकर के जो है वो आपकी मदद, क्या अपनी मदद कर सकते हैं गंगा को और हिमालय को बचाने में। जी, ये आपने ठीक लिखा, आपने प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को। आप अपने स्तर से देहरादून, उत्तराखंड या दिल्ली, आप क्या कदम उठाने वाले हैं? आप क्या करने की सोच रहे हैं? हमने यहाँ पर ये किया है कि जब मैंने और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, हम जम्मू कश्मीर से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, त्रिपुरा तक गए, तो हमने ये कहा था कि सबसे पहले जो हमारे हिमालयन जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनको इकट्ठा होना चाहिए। और प्रेम कुमार धूमल जी ने उसमें सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। फिर यहाँ भी हमारी सरकार ने एक कार्यक्रम किया था, सब स्टेट के मुख्यमंत्रियों को मिला करके, सब लोग आ नहीं पाए थे उस समय। हमने दिल्ली में जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो है 2010 में जो है वो उनसे निवेदन किया था कि भाई आओ बैठ करके कुछ बातचीत करें। और उसमें हमने जो है हिमालयन यूनिटी मूवमेंट एक उसमें तय किया कि 9 सितंबर को हम लोग हिमालय दिवस के रूप में जो है घोषित किया था हम लोगों ने। और यहाँ पर जो है, जब मैं यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष था और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो हमने 9 सितंबर को आधिकारिक रूप से हिमालय दिवस घोषित किया है प्रदेश में। और हम लोग हर स्कूल में, हर कॉलेज में
नई पीढ़ी को उसमें जोड़ने का काम करते हैं। और अभी अब 9 सितंबर को यहाँ देहरादून में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें मीडिया का भी सहयोग ले रहे हैं और इस बात को जो नई पीढ़ी है उसके बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनसे ये भी निवेदन करते हैं कि हम वृक्षारोपण का काम करते हैं, उस पूरे उसमें कोशिश करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पूरे देश में हो जाए और उसके साथ में वृक्षों का बचाने का काम करते हैं। लोगों को कहते हैं पानी को कैसे बचा करके रखा जा सके और पानी को एक जो नेचुरल रिसोर्स है, अगर आप जो पेट्रोल की कीमत दे सकते हो तो भाई आप जो है पानी को क्यों नहीं हो। मैं एनडीसी में 3 बार कोशिश की कि भाई पानी को जो है ना उसको एक रिसोर्स के रूप में माना जाए और जो जल उत्पादक जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उनको उसका लाभ दिया जाए। अभी आपका प्रयागराज में कुंभ हुआ तो मुझे मिल गए मुख्यमंत्री जी, तो मैंने कहा साहब अगर हम यहाँ से 30 क्यूसेक पानी रोज टेहरी डैम से नहीं छोड़ते तो वहां तो कीचड़ में लोग जो है वो इतना कीचड़ भी नहीं मिलता कि जो लोग स्नान कर सकते। दिल्ली भी जो है जब टेहरी डैम में नहीं था इस पक्ष में क्योंकि गंगा के साथ कोई मेरे विचार से हमको ये टेहरी डैम बनाया ही गया बिजली और बिजली से ज्यादा दिल्ली को पानी सप्लाई के लिए। नहीं, टेहरी डैम मैंने जब उस समय कल्पनाथ राय तो खैर मेरे दोस्त थे, उनकी मैंने एक बार बड़ी मदद भी की थी, वो मंत्री भी रहे उसके। जो टेहरी का मैंने कहा भाई ये बांध बना क्यों रहे हो, तो मुझे 2-3 सचिव ने कहा कि भाई साहब बिजली तो किसी चीज से भी बन जाएगी लेकिन पानी कहाँ से आएगा। तो दिल्ली जो है जब ये अलग राज्य, भले मैं आज सहमत नहीं हूँ कि ये छोटा राज्य बनना चाहिए था उत्तर प्रदेश से अलग, लेकिन इसका आंदोलन जब शुरू किया तो मुझे नरसिम्हा राव जी ने बड़ा डांटा। उन्होंने कहा मेरी पार्टी का भाई तुम 2-2 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है, तुम क्यों इसमें पढ़ रहे हो। मैंने कहा हमको अपने लिए नहीं चाहिए। मैंने कहा आपके दोस्त ने यहीं पर 30 करोड़ का एक फ्लैट लिया है। बोले तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है मेरे दोस्त का। मैंने कहा नहीं, मैंने नाम भी बताया। मैंने कहा कल अगर यहाँ पर पानी ना हो तो कोई 5 पैसे में नहीं खरीदेगा उसको। जी। उन्होंने कहा कि जो टेहरी बांध इसलिए नहीं बन रहा है कि बिजली चाहिए, जब बिजली नहीं थी तब भी जिंदा रहे ना लोग, लेकिन बिना पानी के जिंदा नहीं रहे। तो दिल्ली को पानी की आवश्यकता है, इसलिए टेहरी बांध बनाया जा रहा है और आज आधी दिल्ली का जो पानी है वो हम टेहरी बांध से दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा, दिल्ली के लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए कि भाई आप हिमालय को बचाने में मदद करें। नहीं, मैं गया वहां दिल्ली में। अब यमुना दिल्ली माने खाली लोग नहीं, दिल्ली में पूरी सरकार आपकी बैठती है, पॉलिसी बनती है। ने मैंने उसमें चिट्ठी में ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 की सरकार मां गंगा ने बनाई। आपने काशी में कहा कि गंगा ने बुलाया है मुझे, और इस बार आपने ये कह दिया कि गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तो गोद ले लिया तो मां की रक्षा करना आपका जो है पहला कर्तव्य है। और जब नरसिम्हा राव जी ने मुझे डांटा अलग राज्य के मामले में, तो मैंने उनको यही कहा कि हमको अलग राज्य इसलिए नहीं चाहिए कि हमको कोई पॉलिटिकल फायदा हो। मैंने कहा उत्तर प्रदेश ने हमको हमेशा सिर माथे पर रखा। पहले चीफ मिनिस्टर वहां से गोविंद वल्लभ पंत जी, मैंने कहा लाइन लगी हुई नारायण दत्त जी से लेकर के, बहुगुणा जी से लेकर के, बनारसी दास जी से लेकर के, और आज के सौभाग्यवश आज के चीफ मिनिस्टर भी जो है उनका जन्म स्थान तो यही है। तो मैंने कहा इसलिए नहीं, हम इसलिए चाहते हैं कि आपको हिमालय के लिए जो आपने बड़ी बात शुरू में कही कि क्या करना चाहिए, हमको इंच इंच पर इसकी सकारात्मक प्लानिंग करनी है। क्योंकि देहरादून में जो वातावरण है वो मसूरी में नहीं है। फिर आप जोशीमठ चले जाए, वहां का अलग है। तो आपको इंच इंच इसकी जो है वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा इसलिए हम अलग राज्य की बात कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हम तो उत्तर प्रदेश में बहुत सुखी थी। और मेरी तो भाई राजनीतिक कर्म भूमि जन्म भूमि अमेठी रही है, तो मुझे तो बड़ा स्नेह है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशोर जी। आपने हिमालय में जो बर्फ कम गिर रही है और उसकी वजह से जो पूरे देश या आसपास जो जल संकट खड़ा होने वाला है, नदियों में पानी की कमी होने वाली है, उस संकट से आपने आगाह किया और आपने प्रधानमंत्री जी को, संघ के प्रमुख को और समाज को जो आपने आगाह किया है और जो आप जागरूकता पैदा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम है। और हम आपसे फिर समय-समय पर आगे भी आपसे बात करते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।